Hello, my dear students of 10th standard. Once again, welcome back to my class of social science. Okay, and this is going to be the last lecture of our lesson number 16, economic liberalization and globalization. ठीक है, तो जितने भी लेक्चर हमने अभी तक लिए हैं इस लेसन से रिलेटेड, तो उसमें ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग हमने समझाया। तीनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हमने समझा है। आज जो हम लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं मेनली, ठीक है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द स्ट्रेटजीज which need to be adopted for the conservation of the resources. Okay, तो क्योंकि ग्लोबल ट्रेड ग्लोबलाइजेशन आज के जमाने की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम ये समझ रहे हैं। और लाइक इट्स अ वेरी वेरी वाइडली पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट। ओके, और वर्ल्ड ट्रेड की बात कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्निंग बॉडी है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, वो भी एक पिछले 25 सालों से काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापार जो पहले के जमाने में होता था विद इन दैट कंट्री इटसेल्फ इज लाइक एक्सपांडेड अमंग लाइक बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में डेवलपमेंट जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट करते करते कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या तो फिर आने वाली जनरेशन को कोई ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझना बहुत जरूरी है। Okay, in the beginning, we have to start reading from page number 130. आपके टेक्स्ट बुक का 130 पेज नंबर जो है वहां से हमें पढ़ना है। वहां पे टॉपिक लिखा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और टॉपिक की शुरुआत में डेफिनेशन दी गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है। डेवलपमेंट तो हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज है उसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चले कि डेवलपमेंट किस ढंग से करना चाहिए। इट शुड नॉट बी एंश्योर्ड इन अ रेकलेस मैनर, ओके, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही हमें बताती है, as you can read over here, okay, sustainable development is the development which meets the needs of the present generation without compromising with the ability of the future generations to meet their own needs. ओके, इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है और बहुत अच्छी एक डेफिनेशन है, जिसमें क्लैरिटी के साथ हमें ये समझाया गया है। मैं अब आपको हिंदी में समझाऊं। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम हमारा डेवलपमेंट करें, यानी कर सकते हैं, ठीक है, हमारी नीड्स को समझते हुए, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर की जनरेशन की भी जो नीड्स होगी, जैसे हमारी नीड होती है वैसे फ्यूचर जनरेशन की भी कोई ना कोई नीड्स होती ही है। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स ज्यादा भी हो सकती है हमारे मुकाबले। और अगर हमारा कंपैरिजन पास्ट की जनरेशन के साथ किया जाए तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट एज कंपेयर्ड टू द पास्ट जनरेशंस वी आर हैविंग मोर नीड्स राइट नाउ। पहले की जनरेशन जो हुआ करती थी, हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, उनके मुकाबले हमारी नीड्स बढ़ गई है आजकल। तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में हमारे जो डिसेंडेंट्स होंगे, नेक्स्ट जनरेशंस जो होंगी, उनकी नीड्स हमारे मुकाबले ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट हमें इस तरह से करना है कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उनको नुकसान ना हो पाए हमारे डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट की वजह से। कुछ इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशंस भी अपनी नीड्स पूरी कर पाने में सक्षम रहे। दैट बेसिकली इज द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है पेज नंबर 130 के ऊपर, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो डेफिनेशन दिया गया है उसको आपको ब्रैकेट या अंडरलाइन करना है। Thus the idea of sustainable development developed because of the extreme effect on nature near human habitation and man created cover, that is environment। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया आया जो है वो किस तरह से आया है उसके बारे में हमें पहले से नहीं मालूम है। जैसे जैसे हमें पता चला कि एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को हमने जाने अनजाने में नुकसान किया है, तब जाके हमें पता चला कि ये आज के डेवलपमेंट के लिए हम जो कोई भी नुकसान कर रहे हैं या तो हमारे आगे वाली जो जनरेशन ने कोई नुकसान किया होगा उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आज जो हम नुकसान करेंगे उसका परिणाम फ्यूचर की जनरेशन भी भुगत सकती है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। ओनली देन वी कैन एंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे और उनके भी बच्चे, सीधी बात उनसे आ जाती है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट देम एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर एंड रिस्पांसिबल टुवर्ड्स all the resources available around us and the environment and all the natural resources that the nature has gifted to us, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The way and the speed with which present generation is developing, it cannot be maintained the future, ठीक है। जिस तरह से प्रेजेंट जनरेशन आज डेवलपमेंट कर रही है उस तरह से देखा जाए तो फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ बचेगा कि नहीं, ये एक डाउटफुल सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आए दिन हमारा जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो बढ़ता रहा है, ओके। मैं बार बार ये चीज खास करके एसएस के लेक्चर में आपको एम्फेसाइज करता हूँ कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन हर रोज 200,000 यानी कि 2 लाख नए लोग ऐड होते हैं हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में पर डे, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारा ह्यूमन पॉपुलेशन ऐड हो रहा है, प्लस हम 8th और 9th स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे प्लैनेट के ऊपर जो लिथोस्फीयर है, जो जमीन का एरिया है, दैट्स वेरी वेरी लिमिटेड, ओके। पूरे सरफेस का सिर्फ 29% वो ऑक्यूपाई करता है, बाकी का हिस्सा जो है वो पानी है। तो इसी 29% के ऊपर हमें हमारे हैबिटेशंस बनाने हैं, डेवलपमेंट करना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो पेड़ों की काट कटाई होती है, फॉरेस्ट वगैरह जो खत्म हो रहे हैं बहुत स्पीडी वे में, वो भी नहीं होना चाहिए। यानी कि बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिसमें कई बार में डाउट होता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन फ्यूचर में लाइक उसको हम मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये, और इसीलिए अभी से अवेयरनेस ला देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। The way and the speed with which the present generation is developing, it cannot be maintained in the future। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जिस तरह से प्रेजेंट जनरेशन डेवलप कर रही है उस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करना फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किल है। There is a fear that luxuries with the present generation is enjoying may not be there for future generation। आज जिस लग्जूरियस एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं, एक्चुअली मैं तो यही कहूंगा कि हम काफी कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, बहुत लग्जरी है हमारे पास, हम बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि बड़े बड़े घरों में हम लोग रह रहे हैं, हमारे घर के आसपास भी अच्छी खासी जगह होती है, ठीक है। आराम से घूम फिर सकते हैं और ऐसी बहुत ऐसा हमें देखने को मिलता है कि बहुत खुली जमीन है, खुला है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से प्रोग्रेसिव वे में जो चेंजेस आए हैं इस प्लैनेट के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि पहले के जमाने में जो घर है वो जमीन के ऊपर बनते थे, यानी कि जो टेनमेंट्स थे, ठीक है, टेनमेंट्स, बंगलोज, ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो पॉपुलर था। आज फ्लैट का सिस्टम हो गया है, तो बहुत ही लिमिटेड एरिया के लैंड में एक बड़ा सा यानी ऊंचा एक बिल्डिंग बना दिया जाता है। एक फ्लोर के ऊपर 3-4 फ्लैट्स होते हैं, कई बार इससे भी ज्यादा फ्लैट्स होते हैं और वहां पे रहते हैं। तो एक छोटे से एरिया में
like the concept of the residential area has become even more compact as compared to the earlier time. Okay, so you can see that in a very small piece of land there are a number of families living together in the flat system especially. अब इससे आगे भी अगर हम सोचेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आजकल के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, फ्लैट्स वगैरह है, अपार्टमेंट्स वगैरह, तो फ्यूचर के अपार्टमेंट्स इससे छोटे हो जाए, क्योंकि इतनी जमीन हमारे पास होगी नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। और कुछ कंट्रीज तो ऐसे भी हैं जिसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जापान, ठीक है, जिनके पास बहुत ही लिमिट में जमीन का एरिया है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ही जोरदार कैंपेन चला रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट जो है वो, ठीक है। तो उनका मानना ये है कि दोज पीपल हु आर सिंगल, ठीक है, जो सिंगल लोग हैं, जिनका कोई फैमिली वगैरह नहीं है, एक या दो लोग रहते हैं अगर एक ही घर में, ठीक है, तो उनके घर जो है उन्होंने कैबिन के टाइप बना दिए हैं, क्यूबिकल्स या कैबिन के टाइप, ठीक है, क्योंकि अकेले इंसान है, प्लस वो घर में रहना ही नहीं होता है, खास करके घर पे पूरा दिन वो काम करते हैं अपने ऑफिस वगैरह में या तो बिजनेस ऑफिस में होते हैं, और रात को घर पे आते हैं, खाना खा के उनको सो जाना होता है। अब इतनी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो फिर बड़े घर की क्या जरूरत है, प्लस इतना जमीन है ही नहीं। सो like there are so many developers, building developers who are providing such options of having, you know, the capsule type of homes, a very compact and the smaller type of homes wherein the singular people or like couples can live together in a very small house. As such, they can be affordable to anyone. And the other reason is like they don't occupy much area, so and they are not needed as such for the whole day. पूरा दिन के लिए उनको चाहिए भी नहीं होता है, रात को ही घर पे आते हैं, खाना खा के सो जाना होता है, तो सिर्फ इतना पर्पस के लिए बड़े घर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसी कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट अगर आज शुरू हो गया है तो हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर की सिचुएशन क्या हो सकती है। ओके, सो समटाइम्स इट लुक्स एज इफ द थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो इससे बचना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी समझना बहुत जरूरी है। There is tremendous decrease in natural resources due to economic development and their quality is also deteriorating. Okay, natural resources दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत भारी मात्रा में उसका यूज किया है, कई बार तो हमने उसका मिसयूज भी किया है, और इसलिए वो कम होते जा रहे हैं, या तो फिर उसकी जो क्वालिटी है वो पहले के मुकाबले खराब होती जा रही है नेचुरल रिसोर्सेज की। इन दिस कंडीशन देयर इज अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। तो ऐसी हालात में डेवलपमेंट का जो विचार है उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। बदलने का मतलब यही है कि जितना जरूरी है बस इतना ही डेवलपमेंट करो, हद से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बचाने की जरूरत है। ओके, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज स्टडीड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट ऑफ इट ऑन द एनवायरनमेंट। अब इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज का बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया जो बीच में आता है। जब बहुत भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे पहले, तब इसके बारे में कोई कुछ सोचता नहीं था, पॉपुलेशन भी कम थी, नेचुरल रिसोर्सेज वाइडली अवेलेबल थे, लोगों को ये लगता था कि ये सब अनलिमिटेड है और कभी कुछ कम नहीं होने वाला है फ्यूचर में। सो दैट यू नो द लैक ऑफ अवेयरनेस वाज आल्सो देयर अमंग द पीपल। लेकिन अब सोचना जरूरी है क्योंकि हमने रियलाइज किया है कि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और उसकी क्वालिटी भी खराब होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। सो नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, नाउ पेज नंबर 131, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि ये रिसोर्सेज को किस तरह से बचाया जाए। स्ट्रैटेजी, फॉलोइंग स्ट्रैटेजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ऊपर टाइटल में क्लियरली लिखा है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग द आंसर, जो मैं आपको बार बार बताता हूं
कि ऐसे आंसर्स, कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिनको एसएस में खास करके पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, और यहाँ पे तो ये आंसर ऑलरेडी पॉइंट वाइज दिया है, तो आप पॉइंट्स को एस्टरिक या तो एरो मार्क करके या तो ऐसे नंबर देके भी लिख सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आए 3 या 4 मार्क का, ठीक है, कि which are the strategies adopted for the conservation and preservation of natural resources, तो हमें पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखना है। ओके, नंबर 1 स्ट्रेटेजी है the renewable natural resources like cultivable farm, forest, water resources etc. should be used in such a way that their quality is maintained, and non-renewable natural resources like coal, petroleum, minerals etc. should be used judiciously। ठीक है, इस एक पॉइंट में एक्चुअली 2 बातें कही गई है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल खेत है, फार्म है, ठीक है, या तो फिर फॉरेस्ट है, वाटर रिसोर्सेज, उनका यूज इस तरह से करना चाहिए कि उनकी क्वालिटी खराब ना हो फ्यूचर में। मान लो कि कोई रिवर है तो ऑब्वियसली वो रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ वाटर है हमारे लिए, लेकिन अगर वो रिवर को ऐसा समझेंगे कि तो हमेशा हमें पानी देने वाला है और रैकलेस तरीके से उस रिसोर्स का उपयोग किया जाएगा, तो भले वो रिन्यूएबल है लेकिन उस पानी का क्वालिटी जो है वो आने वाले समय में खराब हो सकता है अगर उसका हमने ध्यान नहीं रखा है तो, ठीक है। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सच अ वे दैट देयर क्वालिटी इज मेंटेन्ड। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, और दूसरे सारे जो मिनरल्स हैं उनका बचा के उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो जाने के, एक बार यूज करने के बाद वो दोबारा उसका यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, सिंसियर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। तो कोई भी इंडस्ट्रियल लोकेशन होता है, आज के जमाने में इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी होता है हमारी नीड्स के लिए भी और कंट्री का डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। तो जनरली ऐसा हम फॉलो करते हैं कि इंडस्ट्री का लोकेशन रेसिडेंशियल एरिया से दूर होता है ताकि पॉल्यूशन का सामना हम लोगों को करना ना पड़े। लेकिन साथ ही साथ में दूसरा एक बात को ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया का लोकेशन कुछ इस जगह पे होना चाहिए ताकि कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम से कम आए। अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आएगी तो पैसे भी बचेंगे, प्लस एनवायरमेंट को भी नुकसान जो है वो कम होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि लंबा रास्ता है तो ऑब्वियसली ज्यादा व्हीकल चलेंगे, लंबी दूरी तक चलेंगे जो पोल्यूशन फैलाएंगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो एनवायरमेंट को उससे नुकसान हो सकता है। तो जितना हो सके उतना ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रेंडली कन्वीनियंट लोकेशन इंडस्ट्रीज का होना चाहिए। ओके, थर्ड इज those resources which can be used in more than one way should be utilized in different ways, such as different irrigation systems are utilized for more than one purpose. For example, producing electricity, flood control, transportation, etc. कुछ resources ऐसे होते हैं, तीसरे पॉइंट का मतलब है कि उसका उपयोग एक से ज्यादा तरीकों से किया जाता है, तो फिर वो जितने भी ज्यादा तरीकों में उसका यूज कर सकें हम उतना ज्यादा अच्छा है। जितने पॉसिबल तरीके हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को यूज करने के, वो सारे तरीकों को हमें अपनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है कि जो कोई भी इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, वो बनाई गई है गवर्नमेंट ने, तो उसका सिर्फ इरिगेशन का पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर वो इरिगेशन सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में अगर काम आए तो उसमें भी यूज करना चाहिए। फ्लड कंट्रोल में अगर काम आती है तो उसमें उसका यूज करना चाहिए, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर वो योग्य है तो उसका उपयोग उसके लिए भी करना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड। बहुत ही अवेयरनेस वाला ये पॉइंट है कि नेचुरल रिसोर्सेज कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, कंट्रोल शुड बी लेड ऑन unplanned disposal of industrial waste, poisonous chemical, increasing slums, etc. Okay,
ऐसी नेगेटिव चीजों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, खास करके ऐसे इंडस्ट्री जो कचरा फैलाते हैं, केमिकल वेस्ट फैलाते हैं, पानी में बहा देते हैं, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोल होना चाहिए। और साथ ही साथ में क्योंकि वो कुछ केमिकल जो है वो पॉइजनस भी होते हैं, अगर पानी के जरिए अगर हम उसको कंज्यूम करें तो बहुत ही सीरियस इफेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर वो पड़ सकता है। ओके, एनवायरनमेंट के ऊपर भी असर तो होता ही है। और ये जो गंदगी फैलती है उसकी वजह से स्लम एरियाज भी बढ़ते हैं, लोगों को गंदगी वाले माहौल में रहना भी पड़ता है, खास करके ऐसे पुअर लोग, ठीक है, जो कि एक अच्छे ढंग का मकान वो अफोर्ड नहीं कर सकते, रहने की अच्छी जगह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे गंदगी वाले माहौल में भी वो रह लेते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस इनको होते हैं, ठीक है, जो दूसरों में वो लोग फैलाते हैं, तो ऑब्वियसली पूरे सोसाइटी का जो है वो एग्जिस्टेंस एक खतरे में आ जाता है। ओके, और कौन सा डिसीज कब फैल जाए आज के जमाने में तो हम वो कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए भी एक अवेयरनेस के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जितना हो सके उतना एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रखना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट जो है, स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। कुछ एनर्जी रिसोर्सेज जो कि हमने रिसेंटली इन्वेंट किए हैं उनको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। उसके एग्जांपल है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। उसका मैक्सिमम यूज करना चाहिए क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं फैलता है, उसकी कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है। तो दो तरीके के बहुत मेजर एडवांटेज है, इसलिए उसी का हमें अगर हो सके तो उसी का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब ये उपाय जो है वो सजेशंस है, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। कौन से स्टेप्स हमने सो फार लिए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। For the first time, Earth Conference was organized in 1972 at Stockholm in Sweden. ये सेंटेंस को आपको ब्रैकेट या अंडरलाइन करना है कि सबसे पहली बार, ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहां पे अर्थ कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये सेंटेंस हमें ये भी सजेस्ट करता है कि लाइक द अवेयरनेस इज जनरेटेड अमंग अस इन द रीसेंट टाइम्स ओनली। 1972 यानी कि पूरे 50 साल भी नहीं हुए उस बात को, तो तब से लेके हमारे अंदर अवेयरनेस आई है। और सबसे पहला अर्थ कॉन्फ्रेंस जो है वो उस वक्त ऑर्गेनाइज किया गया था। Thereafter, from time to time, conservation in camps have been organized for the protection of environment at a global level. वो पहला मौका था जब कॉन्फ्रेंस ऐसा ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद काफी सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए गए ताकि ह्यूमन बीइंग्स में अवेयरनेस जो है वो बनी रहे और एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में हम दे सके, ठीक है। सो from time to time, conservation camps have been organized for protection of environment at global level, in which it was decided to take different steps for environmental protection. ऐसा कोई भी कॉन्फ्रेंस जब मिलता है तो उसमें कोई ना कोई स्टेप्स हम लेंगे, ऐसा एक फर्म डिटर्मिनेशन लिया जाता है, ठीक है। और उसमें इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स सो फार लिए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीज ग्लोबल एफर्ट्स। ऐसा कोई भी एफर्ट होता है या कॉन्फ्रेंस से ऐसा कुछ हेल्प होता है तो इंडिया उसमें जरूर से पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर हमारा होना चाहिए। अब देखते हैं वन बाय वन कौन से कितने कौन से एफर्ट्स हुए हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमने लिए हैं गवर्नमेंट ने। नंबर 1, इंफॉर्मेशन अबाउट पोल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ नेशंस इज प्रेजेंटेड। हमें जनरली आज हमारे एजुकेशन के थ्रू देश के पोल्यूशन के लेवल की एक जनरल सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए एजुकेशन होना जरूरी है, अवेयरनेस का होना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा, Central and state pollution control boards have been established to control pollution. ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट
कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड और सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड जो कि गवर्निंग बॉडीज है, पोल्यूशन कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश किए गए हैं और हजारों की संख्या में कर्मचारी वहां पे काम करते हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकल एफर्ट्स उठाते हैं और अवेयरनेस लाने का काम भी वो लोग करते हैं। थर्ड वन इज 5th जून हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एनवायरनमेंट डे इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 5th ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एज एनवायरनमेंट डे। ये स्टेटमेंट अंडरलाइन आपको करना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नंबर 4। In India, government passed Air Pollution Control Act in 1981. Air Pollution Control Act हमने 1981 में पास किया था, आज से करीबन 40 साल पहले, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी अंडरलाइन होना चाहिए। तो उसके जरिए अगर जानबूझ के कोई एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। 5th one is international agreements have been signed for deteriorating level of ozone, disposal of nuclear waste and maintenance of biodiversity. कुछ देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, ठीक है, खास करके ऐसे देश जो कि बहुत भारी मात्रा में पोल्यूशन फैला रहे हैं और ओजोन लेयर से डिप्लीट हो गया है। ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट किरणों से, प्लस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी, वो हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही है वो चीज, ठीक है। लेकिन अगर पोल्यूशन की वजह से उसका नुकसान होगा तो ऑब्वियसली वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ज्यादा पोल्यूशन ना फैलाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए कुछ कंट्रीज ने मिलकर एग्रीमेंट भी किए हैं, जिसमें से इंडिया जो है हमारा कंट्री, वो भी एक देश है, ठीक है। सो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज एवरीबॉडीज रिस्पांसिबिलिटी, ओके। एनवायरनमेंट को बचाना, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेस्ट के जरिए एनवायरनमेंट को खराब करना, ठीक है, और पेड़ पौधों को और एनिमल्स को, बर्ड्स को नुकसान करना, ये सारी बातें जो है वो नेगेटिव एक्टिविटीज है, ओके। तो ये लेसन के जरिए और दूसरे भी ज्योग्राफी के कुछ लेसन है उसके जरिए हमें पता चलता है। तो ऑब्वियसली लास्ट का मैसेज इस लेसन का यही है कि चलो, अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियसली पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, वो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो एटलीस्ट उसमें एडिशन तो नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से पोल्यूशन बढ़े नहीं और एनवायरनमेंट जो है जितना एटलीस्ट जिस लेवल पे है वो लेवल पे वो कायम रहे और फ्यूचर की जनरेशन को जो रिसोर्सेज डेवलप करने का एक मौका है वो भी मिल पाए, ओके। तो इस तरह से ये लेसन खत्म होता है। एक्सरसाइज जरा देख लीजिएगा, आपको कैंप पब्लिकेशन या तो क्वेश्चन की बुक में से आपको एक्सरसाइज लिखना है। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है, लेसन को 2-3 बार पढ़ के अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं बाद में मैसेज के जरिए, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता है। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।